हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट है। इसके पहले फर्स्ट पार्ट आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। आपको एक बार फिर से बता दूं कि नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और दोस्तों, CISF ASI LDC में नंबर सिस्टम से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि फरवरी 2020 वाले पेपर में 6 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछा गया था, इसलिए इस चैप्टर पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए CISF ASI LDC से संबंधित उन सभी वीडियोज को प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने में आपका मदद करेगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल यानी कि दशमलव को। दशमलव दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि शांत दशमलव का मतलब वह शांत हो जाए, यानी कि जब पॉइंट के बाद कोई अंक रखा जाता है तो वह एक लिमिट समय के बाद शांत हो जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ दिया गया है 0.5, अब 5 के बाद कुछ भी नहीं है, यानी कि 5 के बाद अब यह शांत हो गया। वैसे ही 0.46 को देखते हैं, 6 के बाद अब कुछ भी नहीं है, यानी कि यह शांत हो गया। वैसे तो हम 6 के बाद 0 0 0 कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर 0.5 में भी 5 के बाद 0 0 आगे कर सकते हैं, लेकिन 0 ना के बराबर होता है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट और एग्जाम्पल है 0.683। तो 683 के बाद लास्ट हो जाता है, इसके आगे हमारा नंबर नहीं बढ़ता है, तो यह शांत दशमलव कहलाता है, क्योंकि यह एक समय के बाद शांत हो जाता है। चलिए अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव को। यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। दिया गया 0.66666 और इसके बाद डॉट 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 डॉट, यानी कि यह अनंत तक 6 करते हुए चला जाएगा, यानी कि यह शांत नहीं हो रहा। तो ऐसे डेसिमल को, ऐसे दशमलव को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है 0.45454545, और यह 45 का पैटर्न बनाते हुए इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक चला जाएगा। वैसे ही लास्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं 0.154390647 डॉट 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 डॉट, यानी कि यह इनफाइनाइट तक ऐसे ही रैंडमली चला जाएगा। इसका कोई पैटर्न नहीं बन रहा, फिर भी यह रुक नहीं रहा, यह अशांत है, इसलिए इसे अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है जो रुके नहीं, जिसका समाप्ति ना हो। अब देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि दो प्रकार का होता है, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। देखिए, जो रिपीटिंग होता है, यह पॉइंट के बाद आने वाला अंक एक समय के बाद रिपीट करने लगता है, इसलिए इसे रिपीटिंग बोलते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। 0.66666, अब यह इनफाइनाइट तक 6 का पैटर्न बनते हुए चला जाएगा, इसलिए यह रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि यह रिपीट हो रहा है। और जब रिपीट होता है कोई अंक डेसिमल में, तो रिपीट होने वाले अंक के ऊपर एक रेकरिंग दिया जाता है, जो कि 0.6 के ऊपर एक रेकरिंग देकर आपको डिनोट किया गया है। यानी यह रेकरिंग का मतलब ही होता है कि दिया गया संख्या आगे रिपीट करता हुआ जाएगा, अनंत तक रिपीट करता हुआ जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं 0.454545, और यह 45 का पैटर्न बनाते हुए इनफाइनाइट तक जाएगा। तो 45 जो रिपीट कर रहा है, इसी 45 के ऊपर रेकरिंग दिया जाएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि यह 45 आगे इनफाइनाइट तक जा रहा है पैटर्न बनाते हुए। तो यह जो रिपीटिंग का प्रोसेस है, इसी रिपीटिंग के प्रोसेस के चलते इसे रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। अगर पूरा नाम इसे दिया जाए तो इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो दूसरा रूप है, यह है नॉन रिपीटिंग डेसिमल का, यानी कि जो रिपीट ना करे। आइए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिया गया है 0.75279640 डॉट 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 डॉट। अब देखिए, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कोई रिपीटिंग नहीं आ रहा, यानी कि रैंडमली कोई भी संख्या उबड़ खाबड़ आते हुए चला जा रहा है, इसका अंत भी नहीं हो रहा, यह कंटिन्यू इनफाइनाइट तक चलता हुआ जाएगा। तो ऐसे नंबर को, ऐसे डेसिमल को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं 0.84
308515 डॉट डॉट डॉट, ये भी बिना किसी पैटर्न के, बिना किसी रिपीटेशन के आगे बढ़ते हुए जा रहा है, इसलिए यह भी नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। अगर इसका पूरा नाम बोला जाए तो इसे कहेंगे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए अब हम रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल को डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए रिपीटिंग डेसिमल जो होता है, इसमें आपको बताया मैंने कि पॉइंट के बाद, एक लिमिट के बाद कुछ संख्या रिपीट करने लगता है, और जब रिपीट करता है संख्या तो उस रिपीटिंग संख्या के ऊपर, रिपीटिंग नंबर के ऊपर रेकरिंग देते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि यह संख्या आगे रिपीट होगी। जैसा कि यहाँ पर 0.3333, अब 3 रिपीटिंग हो रहा है तो 3 के ऊपर रेकरिंग देकर इसे डिनोट कर देते हैं। लेकिन जब इसे फ्रैक्शन में बदलते हैं, यानी कि भिन्न में बदलते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, आइए समझ लेते हैं। देखिए 3 के ऊपर रेकरिंग दिया गया है, इसलिए जितनी संख्या के ऊपर रेकरिंग दिया गया रहता है, बटे में उतना 9 हम लिखते हैं, उतना 9 हम बटे में लिखते हैं। जैसे कि 3 के ऊपर रेकरिंग दिया गया है, यानी कि एक संख्या के ऊपर रेकरिंग दिया गया है, तो इसे हम ज्यों का त्यों रखेंगे, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रखेंगे, और बटे में जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग दिया गया है, जैसे कि एक संख्या के ऊपर रेकरिंग दिया गया है तो हम 1 9 यहाँ पर रखेंगे बटे में। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे हम क्रॉस कर देंगे, तो यह 3 तिहाई 9 यानी 1 बटे में 3 हो जाएगा। अब जब 1 बटे 3 को दोबारा सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो यही आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 0.3333। चलिए एक बार हम इसे करके देख लेते हैं। जैसे 1 है तो इसे 3 से डिवाइड करने के लिए 0 पॉइंट हम लिख देंगे, तो 1 के बाद 0 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिहाई 9, फिर बचेगा रिमाइंडर 1। अब फिर इसके बाद पॉइंट हम दिए हैं तो 0 एक बार फिर रखेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिहाई 9, फिर रिमाइंडर बचेगा 1, फिर 0 रखेंगे, तो यह 3 आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा अनंत तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक 3 3 3 3 बढ़ता चला जाएगा। तो यही हमारा वापस से लौटकर आ गया 0.3333, यानी कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि दिया गया है 0.873, यानी कि 873 का पैटर्न बनता हुआ यह इनफाइनाइट तक आगे चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर 873 के ऊपर रेकरिंग दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ आपको दिया गया है। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 873 को ज्यों का त्यों हम लिख देंगे, और अपॉन में जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग दिया गया है उतने 9 को लिखेंगे, यानी कि अपॉन में 3 संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो 3 9 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम ऊपर नीचे कट कर देंगे, तो अगर यह ऊपर नीचे कट हो जाता है तो आप कट करके चेक कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यही जो रिपीटिंग डेसिमल है, इसे ही हम रेशनल नंबर कहते हैं, यानी परिमेय संख्या कहते हैं। पिछले वीडियो में इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है, तो आप समझ लीजिएगा कि यह रिपीटिंग डेसिमल ही रेशनल नंबर कहलाता है। और इसका जो कंडीशन है इसे भी एक बार फिर से देख लेते हैं। जो रेशनल नंबर होता है या p/q के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर जब हम इन्हें फ्रैक्शन में बदलते हैं, यानी कि भिन्न में बदलते हैं, तो पता चलता है कि यह p/q के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ दिया गया है कि q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ऊपर का p है और नीचे का q है, तो नीचे का जो q है यह 0 नहीं होना चाहिए। अगर अपॉन में यानी कि बटे में 0 हो जाए तो वह संख्या अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड कहलाती है। ऐसी संख्या कहलाती है जो कि इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि पूरा नाम बोलें तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यह वैसी संख्या होती है जिसमें कि पॉइंट के बाद रैंडमली संख्या आती जाती है और इसका कोई अंत नहीं होता, अनंत तक चलती चली जाती है। जैसा कि 2 एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, 0.75279640 डॉट डॉट, यानी कि इनफाइनाइट तक इसका कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल भी है जिसमें कि कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा। तो ऐसे को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया। तो अब देखिए जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसे ही इर्रेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल और रेशनल दोनों नंबर आपने दोबारा जान लिया। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन इस तरीके से नहीं बताया था। तो चलिए अब हम रेकरिंग डेसिमल को डिटेल से सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। देखिए पहला, जैसा कि पिछली बार बताया था, 0.3333 जब यह रिपीट करता चला जाता है तो 0.3 के ऊपर रेकरिंग देते हैं।
तो इसे सॉल्व करने के लिए ऊपर ज्यों का त्यों 3 रखेंगे, अपॉन में एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो एक 9 लिख देंगे और इसे सॉल्व करते हैं तो 3 से 9 3 बार में कटेगा, तो यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड देख लेते हैं। 0.434343 रिपीट कर रहा है, यानी कि 0.43 के ऊपर रेकरिंग दिया जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 43 ज्यों का त्यों रखेंगे और 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग दिया गया है इसलिए 2 9 नीचे रखेंगे, बटे में 2 9 लिखेंगे। अब यह हमारा आंसर निकल कर आ गया जो कि फ्रैक्शन में है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 2.3333 रिपीट कर रहा है तो 3 के ऊपर रेकरिंग दे देंगे और 2 पॉइंट ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जो 2 पॉइंट है इसे हम 2 प्लस लिखेंगे और 3 के ऊपर रेकरिंग है इसलिए 3 ज्यों का त्यों और रेकरिंग की जगह पे 9 आ जाएगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 9 दूनी 18 प्लस 3 बटे में 9 और ऊपर जोड़ देते हैं 18 3 21 बटे में 9, यानी कि 3 से ऊपर नीचे कट जाएगा। 3 7 21 3 3 9 यानी कि 7 बटे में 3 आ जाएगा इसका आंसर, यानी फ्रैक्शन में 7 बटे 3 हो जाएगा। अगर इसे दोबारा हम कट करते हैं ऊपर नीचे दशमलव में तो यही निकलकर 2.3333 चला आएगा। चलिए कुछ और रेकरिंग डेसिमल देख लेते हैं। दिया गया है 0.3 और इसके बाद 5555 रिपीट हो रहा है। तो जब 55 रिपीट हो रहा है तो 5 के ऊपर रेकरिंग रहेगा, 3 तो रिपीट नहीं हो रहा इसलिए 3 के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि 35 ज्यों का त्यों लिखेंगे, पॉइंट के बाद जो 35 है इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे और जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को इसमें घटा देंगे, यानी कि 3 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 3 को हम माइनस कर देंगे और बटे में एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो एक 9 रखेंगे और जितनी संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना 0 रखेंगे। तो एक संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं दिया गया है तो एक 0 रखेंगे। ठीक है, अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो 32 ऊपर हो जाएगा और नीचे 90 हो जाएगा। इसे जब ऊपर नीचे कट करते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आता है 16 बटे में 45, ऊपर नीचे 2 से कट हो जाएगा तो 16 बटे में 45 हमारा आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 0.4365656565 डॉट डॉट डॉट, यानी कि देखिए 0.43 ज्यों का त्यों है, यहाँ पर 65 जो है यह रिपीट करना शुरू कर दे रहा है, यानी कि जो रिपीट कर रहा है 65 इसके ऊपर रेकरिंग दिया जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऊपर का जो संख्या है 4365 इसे ज्यों का त्यों रखेंगे। 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 2 संख्या जो है 43 इसे हम माइनस कर देंगे, अपॉन में 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग दिया गया है इसलिए 2 9 रखेंगे नीचे और 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं दिया गया है इसलिए यह 2 रेकरिंग नहीं होने के कारण 2 0 रखेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम ऊपर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 2 3 4 बटे में 9 9 00। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा इसका फ्रैक्शन होगा, वही इसका भिन्न होगा। तो हमने यहाँ पर सभी टाइप के रेकरिंग को सॉल्व करने का तरीका जान लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.123 के ऊपर रेकरिंग है, यह किसके बराबर होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो खुद से कोशिश कीजिए, अदरवाइज मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखिए 1 2 3 के ऊपर रेकरिंग दिया गया है तो सबसे पहले 1 2 एंड 3 को ज्यों का त्यों रखेंगे और 3 संख्या के ऊपर रेकरिंग है इसलिए 3 9 रखेंगे नीचे। अब इसे ऊपर नीचे कट करते हैं तो 3 से ऊपर कट होगा तो 3 चौके 12 3 एकम 3 और नीचे 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 41 बटे में 333। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के बाद। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 0.393939 और यह कंटिन्यू रिपीट हो रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं 0.39 के ऊपर रेकरिंग। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 39 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, अपॉन में 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो 2 9 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 3 से ऊपर नीचे कट होगा, 3 एकम 3 3 तिहाई 9
और नीचे 3/9 3/9, यानी कि हमारा आंसर 13/33 आएगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो 1/11, तो 1/11 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे कि 1 में 11 का डिवाइड करेंगे। तो 11 का डिवाइड करने के लिए यहाँ पर पॉइंट देना होगा, तो 0 पॉइंट लिख देते हैं। पॉइंट लिखने के बाद यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारा यह 10 जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक 0 फिर आगे रखेंगे पॉइंट के बाद। अब यहाँ पर हम लिख देंगे एक 0 और, यानी हो जाएगा 100। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में यह 99 आ जाएगा। 11 9 99, तो नीचे 99 लिखते हैं। तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1। अब 1 को फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि पॉइंट पहले से है तो एक 0 फिर रखा जाएगा। अभी भी देख रहे हैं कि 10 जो है 11 से कम पड़ रहा है, तो 9 के बाद एक और 0 लिखेंगे और इसके बाद 10 पे एक 0 बैठा देंगे, तो बन जाएगा 100। फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में कटेगा, 99 हो जाएगा। फिर काटने के बाद बचेगा रिमाइंडर 1। ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे तो 0, फिर यहाँ पर डबल 0 हो जाएगा, फिर 9 से कटेगा 99 आएगा, तो 0.090909 का रिपीटेशन चलता रहेगा, यानी कि हमारा आंसर निकल कर आएगा 0.0909 के ऊपर रेकरिंग। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 0.09 के ऊपर रेकरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P/Q के रूप में 1.27 के ऊपर रेकरिंग बराबर है, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए 1 पॉइंट पहले है तो 1 प्लस कर लेंगे, 27 के ऊपर रेकरिंग है तो 27 ज्यों का त्यों लिखेंगे, और अपॉन में 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो 2 9 रखेंगे। ठीक है, अब 3 से यहीं पर कट कर देते हैं। 3 9 27, 3/9 3/9, अभी भी 3 से कट हो रहा है तो 3/9, 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी 3/11 हो गया यह। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 3/11। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा नीचे 11, 11 एकम 11 प्लस 3, यानी ऊपर जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14/11, यानी हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 14/11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 0.63 के ऊपर रेकरिंग, 37 के ऊपर रेकरिंग, 80 के ऊपर रेकरिंग, और इन तीनों को जोड़ना है। तो देखिए इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इसे लिख सकते हैं 0.63 63 63, और ऐसे ही यह रिपीट करता हुआ चला जाएगा। ऐसे ही अब जोड़ते हैं 0.37 37 37, और ऐसे ही यह भी आगे रिपीट होते हुए चला जाएगा। फिर लिखते हैं 0.80 80 80, और ऐसे यह भी रिपीट होते हुए चला जाएगा। अब इन्हें हम जोड़ देते हैं तो देखिए 7 3 हो गया 10, 10 के लिए यहाँ 0, कैरी हो गया 1, 8 3 11, 11 6 17, और एक कैरी 18, कैरी हो गया 1, 7 3 10, 1 11, तो एक यहाँ पर फिर कैरी हो गया 1, 8 3 11 6 17, और एक कैरी 18, कैरी हो गया फिर 1, 7 3 10, 1 11, कैरी 1, 8 3 11 और 6 17, और एक कैरी 18, यहाँ हो गया 8 पॉइंट, जो कैरी बचा हुआ था वह एक यहाँ आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 1.8181, और जो 80 है यह एक्चुअली 81 ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पॉइंट करके आगे इनफाइनाइट तक ले गए हैं, तो यही इनफाइनाइट तक अगर हम आगे जोड़ते तो यहाँ 1 होता, फिर 8 होता, फिर 1 होता, फिर 8 होता, फिर 1 होता, यानी कि हमारा 818181 रिपीट होते हुए चला जाता। तो यहाँ बन जा रहा है 1.81 के ऊपर रेकरिंग, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देख लीजिए सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.81 के ऊपर रेकरिंग। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इस क्वेश्चन को दोबारा आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 0.3467 के ऊपर रेकरिंग, फिर 0.1333 के ऊपर रेकरिंग, और इन दोनों को जोड़ा गया है, तो इसके बराबर क्या होगा यह हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिख लेंगे इसे 0.34 रुकिए 0.34
6 7। अब देखिए 6 7 के ऊपर रेकरिंग है, इसलिए 6 7 को अब रिपीट करते हुए ले चलेंगे। अब आगे डॉट 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 आगे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। वैसे ही लिख लेते हैं 0.13 और 3 के ऊपर रेकरिंग है, इसलिए 3 3 3 और ऐसे डॉट 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 आगे तक चला जाएगा। अब इसे हम जोड़ देते हैं तो यहाँ आ रहा है 7 3 10 कैरी 1 6 3 9 1 10 फिर कैरी 1 7 3 10 1 11 कैरी 1 6 3 9 1 10 0 कैरी 1 7 3 10 1 11 6 3 9 1 10 4 3 7 1 8 3 1 4.0, यानी हमारा आ रहा है 0.480101। और देखिए ये जो 00 है यह एक्चुअली 00 नहीं 000101 आगे चलेगा, क्योंकि हमने जो डॉट डॉट किया है तो हमने तो यहीं तक जोड़ा, लेकिन हमारा संख्या तो आगे तक है ना, इसलिए हम आगे जब जोड़ते हुए जाएंगे तो यहाँ 0 के बदले 1 होगा, क्योंकि जो आगे का कैरी होगा वो यहाँ इंक्लूड होके 10 के बदले 11 हो जाता, जिसके चलते यहाँ 1 बनता। ठीक है, तो यहाँ हमारा पैटर्न बनेगा 0.48 और 01 जो है यह रिपीट हो रहा है, 0101 रिपीट होगा, यानी 48 के बाद 01 लिखेंगे और इसके ऊपर रेकरिंग दे देंगे, यानी 0.48 और 01 के ऊपर रेकरिंग। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.48 और 01 के ऊपर रेकरिंग। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जिसे कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और CISF LDC में भी पूछने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं वर्गमूल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि यह सेम सीरीज चलता हुआ चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तो इसे सॉल्व करने का नियम हम देख लेंगे, बट इसके पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं अंडर रूट वाले, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में, और CISF हर एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही उठाकर लाता है और अपने एग्ज़ाम में रख लेता है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए तो आप इसे ईजिली सॉल्व कर लें। तो आइए अब इसे बनाने का नियम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता चला जा रहा है, तो बहुत ही इजी है। इसे बनाने का नियम यही है कि इसके दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं, दो ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिनके बीच में डिफरेंस 1 का हो, जिनके बीच में अंतर 1 का हो। यानी कि हम यहाँ देखेंगे 2 × 3, ये दो फैक्टर हैं, इनके बीच में 1 का डिफरेंस है और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, 3 दूनी 6। अब जब प्लस का सिंबल होता है तो बड़ी संख्या को हम मानते हैं आंसर, और जब माइनस का सिंबल बीच में होता है तो छोटे संख्या को आंसर मानते हैं। तो यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं, 2 और 3 का फैक्टर है, यहाँ पर प्लस का सिंबल है, इसलिए हमारा आंसर 3 हो जाएगा। यानी इसका आंसर √6 प्लस √6 प्लस जो चलता हुआ जा रहा है, इसका आंसर 3 होगा। अब यहाँ देखते हैं जो माइनस का सिंबल है इसके ऊपर यह क्वेश्चन किया गया है, तो इसका फैक्टर हम देखेंगे 3 × 4, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है, 4 तिहाई 12 होता है, और माइनस का सिंबल जब बीच में दिया गया है तो छोटी संख्या इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बीच में कोई सिंबल नहीं है, यानी कि √5 फिर मल्टीप्लाई है बीच में, जब कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाता है। तो √5 के बाद फिर √5, फिर √5, फिर √5, और यह रिपीट होता हुआ आगे इनफाइनाइट तक जाता है, क्योंकि डॉट डॉट दिया गया है। तो इसे सॉल्व करने का कोई नियम आपको नहीं याद रखना है, डायरेक्टली आप इसे 5 लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। देखिए एक बार इसे हम सॉल्व करने का तरीका भी जान लेते हैं। मान लेते हैं कि √5 √5 ऐसे करते हुए 5 5 5 अंडर रूट के अंदर चलता हुआ जाएगा इक्वल टू x। हम इतने को x मान लिए, तो हमने यहाँ पर इस संख्या को x मान लिया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो यह एक अंडर रूट हट जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 5 बाहर
और √5 √5 फिर ऐसे ही इनफाइनाइट तक यह चलता चला जाएगा, इक्वल टू ये x हो जाएगा x², क्योंकि दोनों साइड में स्क्वायर किए हैं तो यह हो गया x²। अब देखिए यही जो √5 चलता हुआ जा रहा है, इसे तो x माने हुए थे, तो यहाँ पर 5 × x लिख सकते हैं, क्योंकि हम इतना को तो x माने थे। हम कितना भी बाहर निकाल दें 5 को, लेकिन यह 5 तो अनंत है, तो हम अगर 1 2 5 बाहर निकाल भी देते हैं तो भी इस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यह हमारा 5x = x² हो जाएगा। अब हम x को x से कट कर देंगे, यानी कि यह x और यह x² का एक x कट हो जाएगा, यानी x = 5 आ जाएगा। तो यही x = 5 हमारा आंसर हो जा रहा है। तो हमने कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ पर 5 आंसर लिख देना है। जब भी कभी अंडर रूट के अंदर कोई संख्या दिया गया हो और यह बार बार रूट रिपीट हो, बीच में कोई सिंबल कोई साइन नहीं हो और यह आगे इनफाइनाइट तक जा रहा हो, तो इसका सीधा आंसर बन जाएगा, जो उस अंडर रूट के अंदर संख्या होगी जो रिपीट कर रही है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पर √3 फिर √3 फिर √3 और √3, इसके बाद कोई डॉट डॉट नहीं है, यानी कि यह इनफाइनाइट तक नहीं है, यानी यह 4 जो रूट दिया गया है 4 रूट के अंदर लिमिट है, √3 √3 √3 √3। तो इसे सॉल्व करने का नियम है, आइए देख लेते हैं। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी बार 3 लिखा गया है, यानी कोई भी संख्या हो, 3 जरूरी नहीं है कि 3 ही होगा, यहाँ पर कोई भी संख्या होता, जितनी बार होता उतने को हम n मान लेते, यानी कि यहाँ पर 4 बार 3 है तो हम इसे n = 4 लिख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है, जो अंदर संख्या है उसे बेस मान लेंगे, यानी 3 है तो 3 को बेस मान लेंगे, और ऊपर पावर में 2n - 1/2n, यानी कि ये 3 ज्यों का त्यों है। इसके पावर में 2 के पावर जो n है यह होता है 4, क्योंकि यहाँ पर 4 बार 3 है, -1/2 क्योंकि n का मान फिर यहाँ पर 4 है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, बेस में होगा 3, ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 - 1 बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16, यानी कि 3 के पावर 16 में से 1 गया 15 बटे में 16, यही हमारा आंसर आ जाएगा, 3 के पावर 15 बटे में 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है √20 और यह प्लस का सिंबल देते हुए आगे कंटिन्यू इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, इसका 2 गुणनखंड निकालेंगे और दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 × 5, इनके बीच में 1 का डिफरेंस है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 20 आता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, प्लस का सिंबल है इसलिए बड़ी संख्या को हम आंसर मानेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है 5, जो कि सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 12 और बाद में माइनस का सिंबल दिया गया है और यह इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए फिर से 2 गुणनखंड निकालेंगे, 2 फैक्टर निकालेंगे और दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 चौके 12, यानी कि इनके बीच में 1 का डिफरेंस भी है और 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। और इसमें दिया गया है माइनस का सिंबल, तो हमारा सही आंसर छोटा वाला संख्या होगा, यानी 3 होगा। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो 5 है इसके बाद प्लस का सिंबल दिया गया है और 5 का कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं होगा, 2 ऐसा गुणनखंड कोई भी नहीं होगा जिनके बीच में 1 का डिफरेंस आए। तो इसके लिए क्या करना है, जब बीच में प्लस का सिंबल हो तो हम 5 के आगे ऐसी संख्या खोजेंगे जिसका 2 फैक्टर निकल के आए जिनके बीच में 1 का डिफरेंस हो। यानी 5 के आगे अगर 6 हम चलते हैं, 5 के बाद हम 6 को देखते हैं तो 2 तिहाई 6, यानी 2 × 3, इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं और दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। यानी इसके आगे हम 6 को जब लेकर चलते हैं तो 2 और 3 इसका फैक्टर मिल रहा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच में, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिटवीन 2 और 3। ठीक है, और अगर यहाँ पर माइनस का सिंबल होता है तो हम 5 के आगे न बढ़ के हम 5 के पीछे ऐसी संख्या खोजते जिसके 2 फैक्टर होते और दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस होता।
ठीक है, चलिए एक बार हम इसे करके देख लेते हैं। अगर बीच में माइनस होता तो हम क्या करते? तो 5 के नीचे कौन सी ऐसी संख्या है जिसके दो फैक्टर 1 के डिफरेंस वाले होंगे? तो 4 को हम देखते हैं, तो 2 दूनी के 4, यानी 4 नहीं हो पाएगा। तो जब 4 के दो फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं तो 3 को देखेंगे, 3 का भी फैक्टर नहीं बन रहा। फिर 2 को देखेंगे तो 2 का फैक्टर बन रहा है, 2 का फैक्टर बन रहा है 1 × 2, दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। यानी कि 5 के नीचे की संख्या 2 है जिसके दो फैक्टर निकल रहे हैं जिनके बीच में 1 का डिफरेंस है। तो 1 और 2 जो है इसका फैक्टर हो रहा है, तो हमारा आंसर 1 और 2 के बीच होगा, यानी कि बिटवीन 1 और 2 आंसर होता अगर यह प्लस की जगह पर माइनस होता तब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया गया है √18 माइनस √18 और यह माइनस के सिंबल के साथ √18 इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए अब हम देखेंगे कि 18 का दो ऐसा फैक्टर नहीं बन रहा है जिसके बीच में 1 का डिफरेंस हो। तो हम क्या करेंगे कि अब 18 के नीचे जाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल है इसलिए हम 18 के नीचे देखेंगे। तो 18 के नीचे 17 को देखते हैं, तो 17 के कोई भी फैक्टर नहीं बनेंगे, तो 17 भी नहीं होगा। 16 को देखते हैं तो 16 के दो फैक्टर हमें नहीं मिल रहा, 16 भी नहीं होगा, क्योंकि 16 के भी ऐसे दो फैक्टर नहीं मिल रहे जिनके बीच में 1 का डिफरेंस हो। फिर इसके नीचे देखते हैं 15 को, तो 15 5 तिहाई 15, 15 भी नहीं होगा, 15 के भी दो ऐसे फैक्टर नहीं मिल रहे हैं। फिर 14 पे देखेंगे तो 14 का हम देखते हैं 7 दूनी 14, यानी कि 14 भी नहीं होगा। 13 देखते हैं, 13 भी नहीं हो रहा। अब सीधा हमें मिल रहा है 12, यानी कि 12। 12 के जब फैक्टर निकालते हैं तो हमें मिलता है 3 और 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस भी है और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है। यानी कि 18 से नीचे की ऐसी संख्या जिसके दो फैक्टर हों और दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस हो वह होगा 3 और 4, यानी कि 12 का फैक्टर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बिटवीन 3 और 4, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 1 + 1 और यह इन्फाइनाइट तक जा रहा है। 0 × 1 नहीं कर सकते क्योंकि यह मल्टीप्लाई 0 हो जाता है। 1 × 2 करेंगे तो यह मल्टीप्लाई करने पर 2 बन जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर प्लस का सिंबल है, तो 1 के बाद वाली कौन सी संख्या है जिसके फैक्टर करने पर 1 का डिफरेंस हो रहा है? तो हमें मिल रहा है 2। 2 के दो फैक्टर बनेंगे 1 और 2, इनके बीच में 1 का डिफरेंस भी है और मल्टीप्लाई करने पर 2 बन रहा है। 2 × 1 = 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच में, यानी बिटवीन 1 और 2। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वही क्वेश्चन है, प्लस की जगह पर माइनस कर दिया गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, जब माइनस का सिंबल है तो हम अब आगे न बढ़ के पीछे जाएंगे। तो हम देखते हैं कि 1 के नीचे 0, 0 के लिए हम देखेंगे कि 0 और 1 का जब फैक्टर करते हैं तो हो जाता है 0 1 × 1 = 0 और इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, यानी इसका आंसर बन जाएगा बिटवीन 0 और 1, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि जब प्लस का सिंबल होता है तो संख्या से आगे जाकर चेक करते हैं और जब माइनस का सिंबल होता है तो पीछे जाकर चेक करते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। √7 बीच में कोई सिंबल नहीं है और यह इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो इसे बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ 7 को बाहर निकाल देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 6 6 6 6 6 5 बार आया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 6 के पावर 2 और 2 के पावर क्या करेंगे कि जब 5 बार 6 आया है तो 5 कर देंगे 2 के पावर में और -1 कर देंगे अपॉन 2 के पावर 5 कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं तो बनता है 6 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 -1 बटे में 32। सॉल्व करने के बाद आएगा 6 के पावर 31 बटे में 32, यानी कि सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम नंबर सिस्टम के अलग टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर इकाई अंक ज्ञात करने का नियम हम पता करेंगे। यह नियम क्या है जिसके कारण हम इकाई अंक का पता लगाते हैं? तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इकाई अंक होता क्या है। तो देखिए, जिस संख्या
को दिया गया है, इस संख्या का जो अंतिम अंक है यह इकाई अंक कहलाता है। यह इकाई है, इसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा। तो हमें आगे नहीं देखना, सिर्फ इकाई अंक को हमें पता करना है, तो बस इकाई पे ही हम कंसंट्रेट करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखते हैं, तो यह जो 3 है यह इकाई अंक है, यानी इस संख्या का जो अंतिम अंक है यह इकाई अंक है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, ये दिया गया है एडिशन यानी जोड़। तो इसको जोड़ने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा हमें नहीं जोड़ना है, सिर्फ हमें इकाई अंक पता करना है। तो हमें सिर्फ इकाई अंक को ही जोड़ना है, और वो भी एकदम शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से। तो 3 को हम जोड़ेंगे 0 में, तो होगा हमारा 3। ठीक है, 3 को 0 में जोड़ेंगे तो होगा 3। अब हम इस 3 को फिर 2 में जोड़ेंगे तो होगा 5, और इस 5 को अब हम इस 8 में जोड़ेंगे, यानी कि इस इकाई अंक में जोड़ेंगे तो 8 5 13, और 13 में से जो हमारा इकाई अंक है 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमें इकाई अंक बताना है, इसलिए सिर्फ हम इकाई अंक को ही ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 872 माइनस 342 माइनस 34 माइनस 194। तो ये जो 3 है इसमें माइनस का सिंबल दिया गया है, और 872 जो है यह प्लस में है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ हमें इकाई अंक निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो 4 को 4 में जोड़ेंगे, क्योंकि ये माइनस का सिंबल आपस में जुड़ेगा, जो भी माइनस माइनस का सिंबल है यह आपस में जुड़ेगा। तो 4 को 4 में जोड़ेंगे तो होगा 8, और 8 को फिर 2 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। तो 10 में से हम देखेंगे सिर्फ यूनिट डिजिट को, तो हमें मिल रहा है 0। यहाँ पर सिर्फ हम 0 को देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस के सिंबल खत्म हो गए, अब यह प्लस का सिंबल है, 872 में प्लस का सिंबल है। तो इस 0 को जोड़ेंगे इस 2 में, सॉरी इस 0 को घटाएंगे 2 में। तो इस 0 को 2 में जब घटाते हैं तो 2 ही हमें मिलता है, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा यूनिट डिजिट 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है 2 संख्या के पहले माइनस का सिंबल है और 2 संख्या के पहले प्लस है। तो सबसे पहले हम माइनस माइनस को जोड़ देंगे और प्लस प्लस को जोड़ देंगे। तो हमें कुछ करना ज़्यादा नहीं है, हमें बस यूनिट डिजिट को जोड़ देना है। तो इन दोनों यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे तो 5 और 1 हो जाएगा 6, और इन दोनों प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 6 और 2 हो जाएगा 8, यानी यूनिट डिजिट हमें पता चल गया 8 और 6। अब ये माइनस वाला है क्योंकि हम माइनस को जोड़े थे, और ये प्लस वाला है, तो प्लस वाला में से माइनस वाले को घटाएंगे तो 8 में से 6 गया, बचेगा 2, और 2 बचेगा पॉजिटिव में, क्योंकि ये दोनों संख्या को जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ने से बड़ी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2। तो हमारा सही आंसर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अब मल्टीप्लाई दिया गया है, तो यहाँ पर हमें सबके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमें यूनिट डिजिट पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले के यूनिट डिजिट को दूसरे वाले की यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो होगा 5। अब इस 5 को फिर इस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 5 30, और 30 का सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे तो हो जाएगा 0, और इस 0 का फिर से मल्टीप्लाई इस 2 में कर देते हैं तो बन जाता है दोबारा से 0, यानी कि हमारा यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, ये संख्या दिया गया है, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले कुछ नियम देख लेते हैं। नियम यही है कि सबसे पहले देखेंगे, अगर यूनिट डिजिट में 0 1 5 और 6 लिखा गया हो तो इसके पावर कितना भी लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये संख्या ज्यों का त्यों यूनिट डिजिट के रूप में रह जाएगा, जिसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है 7940 और इसके पावर में है 5774। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है यह 0 है, और 0 के पावर में ये कितनी भी बड़ी संख्या बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो सॉल्व होगा, सॉल्व होने के बाद लास्ट में जो भी संख्या बनेगी उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। यानी यही कहा जा रहा है कि ये जो 0 है, 1 है, 5 6 है, ये सारे के ऊपर कितना भी पावर लग जाए यूनिट डिजिट सेम टू सेम रह जाएगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4231। तो इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 के ऊपर कितना भी आप पावर दे लीजिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 1 ज्यों का त्यों रह जाएगा, यानी यूनिट डिजिट जो भी निकल के आएगा वो 1 ही रहेगा। ठीक है,
वैसे ही यह 5 जो है, इस 5 का यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा और इस 6 का यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। इसे आप देख लीजिए खुद ही कि अगर आप कोई संख्या है, मान लीजिए कि 10, कोई संख्या है 10 और 10 के पावर कुछ भी देंगे तो ये जो जीरो है 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000, यानी कि आप कितना भी स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए या पावर 4 कीजिए, जीरो आगे रहेगा ही रहेगा। 10 है तो 100 अगर होता है तो यहाँ जीरो रहेगा, 1000 में बदलता है तब भी यहाँ जीरो रहेगा। ऐसे ही अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर अगर लास्ट में 1 है, मानकर चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं 11 को 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 बनेगा। तो इसमें यूनिट डिजिट तो एक ही बन रहा है ना। अब हम इस 5 को देख लेते हैं तो 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो होता है 25, 5 का अगर क्यूब करते हैं तो बनता है 125, यानी कि सारे में यूनिट डिजिट 5 ही बन रहा है। ऐसे ही जब हम 6 को चेक करेंगे तो 6 6 के 36, फिर जो यूनिट डिजिट 6 बनेगा उसको 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 6 ही रह जाएगा, यानी कि 0 1 5 6 अगर यूनिट डिजिट में हो तो इसके पावर में कितना भी संख्या आ जाए ये ज्यों का त्यों रह जाता है, ये सेम 0 1 5 6 ही रह जाता है। तो अब देखिए 0 1 5 6 इन चारों के अलावा अगर कोई अन्य संख्या हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे तो जान लेते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट को हम मान लेते हैं x, ठीक है, और पावर में दिया गया है n, यानी कि कोई संख्या है सपोज 445 और पावर में है 10, तो ये 5 को हम मान लेते हैं x और 10 को मान लेते हैं n, ठीक है, यही यहाँ कहने का मतलब है। अब करेंगे क्या, ये जो पावर है यानी कि जो n है इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 बचता है, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो हम यूनिट डिजिट में 1 का पावर देंगे। चलिए अब इसे थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। मानकर चलिए कि कोई संख्या है 123, मानकर चलिए कोई संख्या है 123 और 123 के पावर में हम रख देते हैं 17। अब क्या करेंगे कि जो x माने थे वो 3 को माने थे क्योंकि यह यूनिट डिजिट है, और n माने थे ये पावर को, यानी कि 17 को n मान लेंगे। तो n बाई जब 4 करेंगे यानी कि 17 बटे में 4 करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 16 और बचेगा 1, क्योंकि 17 में 16 माइनस करेंगे तो होगा 1, यानी कि रिमाइंडर बचा 1। इसी 1 को इस यूनिट डिजिट के ऊपर रख देंगे, यानी कि 3 के पावर 1, यानी कि हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अगर n बाई 4 करते हैं यानी कि जो पावर दिया रहेगा उसके बटे में 4 करते हैं और रिमाइंडर 2 बचता है, तो इस रिमाइंडर को, इस 2 को हम यूनिट डिजिट के ऊपर पावर लगा देंगे। जैसे कि मान कर चलिए 123 लिए और इसके पावर कर दिए 18। अब 18 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 18 बटे में 4, 4 चौके 16 और बचेगा कितना 2। तो जो 18 में जो 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, इसी 2 को उठा के इस यूनिट डिजिट के ऊपर रख देंगे, यानी 3 के पावर 2, यानी 3 तिहाई 9, जो 9 होगा यही हमारा यूनिट डिजिट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो यूनिट डिजिट के ऊपर पावर 3 रख देते हैं। आइए इसे समझ लेते हैं। जैसे 123 हम लिए थे और इसके पावर 19 कर देते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे हम 19 में तो हो जाएगा 4 चौके 16, रिमाइंडर बचा कितना 3, 16, 4 चौके 16 हो जाएगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा। इसी 3 को हम यूनिट डिजिट यानी इस 3 के ऊपर रख देंगे, तो 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27, यानी कि 27 जो है इसका 7 जो है यह हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो क्या करेंगे। रिमाइंडर 4 तो नहीं बचेगा, रिमाइंडर 4 इसलिए नहीं बचेगा, अगर 4 रिमाइंडर बचना ही होता तो 4 से डिवाइड करते तो वो 4 कट नहीं जाता, यानी कि अब रिमाइंडर बचेगा 0, यानी कि पूरा पूरा अगर n कट जाता है 4 से तब क्या होगा। तो आइए इसे हम डिटेल से थोड़ा समझ लेते हैं। हम वही संख्या ले लेते हैं 123 और इसके पावर ले लेते हैं 20। अब क्या करेंगे, यूनिट डिजिट हो गया 3 और जो n माने थे वह हो गया 20, यानी पावर हो गया 20। 20 में 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 5 20, यानी कि 5 बार में यह पूरा पूरा कट जा रहा है, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। ऐसा कंडीशन जब होता है तो हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट के ऊपर पावर 4 रखते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर 123 में से यूनिट डिजिट 3 था तो 3 के पावर 4 रखेंगे,
यानी कि 3 × 3 × 3 × 3, 3 तिहाई 9, फिर ये 9 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 27, और ये जो 7 यूनिट डिजिट हमें निकालना है तो बस 7 तिहाई हो जाएगा 21, यानी कि ये जो 1 है यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस नियम को समझ लिया। इस नियम को अगर आप जान गए तो फिर सारा क्वेश्चन आपके मुट्ठी में है। चलिए अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर प्लस दिया गया है सारा, तो हम क्या करेंगे, सारे के यूनिट डिजिट को जोड़ देंगे। 1 और 5 6 हो जाएगा, इस 6 को इस 6 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, और इस 12 का जो यूनिट डिजिट 2 है इसको जोड़ देंगे 5 में तो हो जाएगा 7। हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर माइनस का 2 बार सिंबल है और प्लस का 2 बार है। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो माइनस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़ देंगे, तो इसका यूनिट डिजिट जोड़ते हैं तो 3 3 हो जाता है 6। ये माइनस वाले जोड़ हैं तो माइनस का सिंबल दे देते हैं। अब प्लस वाले को हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तो यूनिट डिजिट 4 और 3 जोड़ते हैं तो होता है 7। इसका हम सिंबल दे देते हैं प्लस। अब क्या करेंगे, माइनस वाले को प्लस वाले में घटाएंगे, तो इस 6 को 7 में घटाते हैं तो बनता है 1। यही 1 हमारा आंसर हो जाएगा। यह यूनिट डिजिट हमारा 1 निकल कर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है, तो हमें सिंपली यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 3 18। अब ये 18 का जो 8 है यूनिट डिजिट, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है 6 में, तो 8 6 के 48। और फिर इसका जो 8 जो यूनिट डिजिट है इसे मल्टीप्लाई कर देना है 2 में, तो 8 दूनी 16। 16 का जो यूनिट डिजिट 6 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मल्टीप्लाई है, तो इसमें करना क्या है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे मल्टीप्लाई हैं। अब 0 का मल्टीप्लाई हम कहीं भी करेंगे वो 0 ही बनना है। हम करके देख लेते हैं। इस 0 को इस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर इस 0 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि आंसर हमारा निकल कर 0 आ जाता है। यानी कि किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई का सीरीज दिया गया हो और किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट 0 हो तो पूरा का पूरा हमारा यूनिट डिजिट 0 बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले समझिए कि इसका यूनिट डिजिट जो है यह 6 है। तो हमने पढ़ा था 0 1 5 और 6, जब ये सारे यूनिट डिजिट हों तो इनके पावर में कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर 6 ही आएगा, क्योंकि यह यूनिट डिजिट जो है ये सेम टू सेम रह जाता है, ज्यों का त्यों रह जाता है। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट दिया गया है 7। तो हमें क्या करना है, ऊपर दिए गए संख्या में 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 4 से डिवाइड हम सब में नहीं करेंगे, सिर्फ हम आगे के 2 संख्याओं में करेंगे, यानी कि इकाई और दहाई अंक में 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि 4 से डिविजिबल होने के लिए सिर्फ इकाई और दहाई अंक को 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं। अगर ये डिवाइड हो जाता है 4 से तो ये दी गई सारी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ सिर्फ 2 डिजिट को ही 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम इस 7 के ऊपर बैठाकर आंसर निकाल लेंगे। तो आइए हम 67 में 4 से डिवाइड करते हैं। 67 में 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4, ये हो गया 2 और 7, 4 छक्के 24, यानी रिमाइंडर बचा 3। अब इस 3 को हम क्या करेंगे, इस 3 को रख देंगे 7 के पावर में, यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 7 7 49 और इस 9 को फिर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, यानी कि ये 3 जो है यह हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, यही 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 9 दिया गया है यूनिट डिजिट, और इसके पावर में जो ये संख्या दिया गया है इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो 9 के लिए हम देखेंगे इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इस सारे संख्या में नहीं करेंगे, इस 50 में ही करेंगे 4 से डिवाइड। तो 50 हो गया, यहाँ पर हम 4 रख लिए, तो 4 एकम 4 बचा 1, 0 को रख दिए, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, इस 2 को रख देंगे 9 के ऊपर, तो 9 9 81, हमारा आंसर आ गया 81 में से ये 1, यानी हमारा यूनिट डिजिट 1 आ गया,
यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर संख्याओं के ऊपर पावर दिया गया है और सबको जोड़ दिया गया है, तो हम सबका अलग अलग करके निकाल लेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहला वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर जो 50 दिया गया है इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा 2, यानी कि हम इस 9 के पावर में 2 रखेंगे, इस 9 के पावर में 2 रखेंगे। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो सिर्फ हम 89 में 4 से डिवाइड करेंगे, तो 89 में हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 दूनी 8 बचा 9, 4 दूनी 8 बचा रिमाइंडर 1, यानी कि इस 3 के पावर में 1 रखेंगे, तो ये 3 के पावर में 1 रख देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 97 में ही सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे, तो 97 में डिवाइड किए 4 से, तो 4 दूनी 8 बचा 1, 7 को रख दिए, 4 चौके 16, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, तो अब इस 4 के पावर में 1 रख देंगे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 के पावर में 2 यानी कि 9 9 81, 3 के पावर में 1 यानी कि 3 का 3 ही रह जाएगा, और 4 के पावर में 1 यानी कि 4 का 4 ही रह जाएगा। अब इन तीनों के यूनिट डिजिट को जोड़ देते हैं, 4 3 7 और 7 1 8, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 8, यही 8 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है पावर में ऐसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन यहाँ सिंबल चेंज हो गया है, प्लस के जगह पर मल्टीप्लाई हो गया है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 54 में 4 का डिवाइड कर देंगे, तो 54 में 4 का डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4 14, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर बचा 2, यानी कि 3 के ऊपर में 2 पावर कर देंगे, तो 3 के पावर 2 हो गया। अब यहाँ पर 53 में 4 से डिवाइड करेंगे, तो 53 में 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 एकम 4 हो गया 13, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर बचा 1, यानी इस 9 के पावर में 1 कर देंगे, तो 9 के पावर 1 कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ यूनिट डिजिट दिया गया 6, तो हमने पढ़ा था 0 1 5 और 6, ये सारी संख्याएं अगर यूनिट डिजिट में हो तो पावर में कितनी भी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस 6 का ज्यों का त्यों 6 ही रह जाएगा यूनिट डिजिट। अब इन्हें सॉल्व कर देते हैं, तो 3 तिहाई हो जाएगा 9, ये 9 के पावर 1 है, ये भी हो जाएगा 9, और ये 6 ज्यों का त्यों 6। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का सिंबल है बीच में, तो 9 9 81, और 81 का सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे 1, और इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 1 गुणे 6 बराबर 6, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 6, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी पावर दिया गया है और इसे भी मल्टीप्लाई ही करना है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 98 है, 98 में 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8 बचा 18, 4 चौके 16 बचा रिमाइंडर 2, इस 2 को इस 4 के पावर में कर देंगे, तो 4 के पावर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, पावर में 0 है, किसी भी संख्या के पावर में 0 जब होता है तो उस संख्या का मान 1 हो जाता है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पावर में अगर 0 हो गया तो संख्या 1 बन जाती है, तो ये पूरा संख्या बन जाएगा 1। ठीक है, तो 1 बनने का मतलब यूनिट डिजिट 1 ही रह जाएगा। तो चलिए हम इस 1 को यहाँ लिख देते हैं। अब इसे देख लेते हैं, यहाँ पर है 54, 54 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 14 हो गया, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, इस 2 को इस 4 के पावर में कर देंगे, इस यूनिट डिजिट के पावर में कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर यहाँ 16, यहाँ पर 1 ज्यों का त्यों, और ये 4 का स्क्वायर 16। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस तीनों के बीच, इस दोनों के बीच में, इस तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो 16 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, तो इकाई सिर्फ यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 × 6 36, और 36 का यूनिट डिजिट 6, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब हम देखेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करने का नियम, यानी रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब इसे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि कभी भी जीरो जो बनता है यह 5 और 2 के मल्टीप्लाई से बनता है। जब 5 × 2 करते हैं तो बनता है 10, 5 × 2 = 10,
तो यह 5 और 2 का मल्टीप्लाई होने से ही 0 पैदा होता है। यह बात आप याद रखिएगा, यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी 5 और 2 का पेयर बनता है तब हमें एक 0 मिलता है, ठीक है। पेयर ऑफ 5 एंड 2 मेक्स 0। हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। 15 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो 5 गुणे 3, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। और 20 को हम जब निकालते हैं तो 2 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4, 4 5 20। ये हमारा 2 गुणनखंड निकला। यहाँ पर देखिए क्या है, 1 5 यहाँ पर, 1 5 यहाँ पर, यानी कि 2 5 हो गया। और यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 2, यानी कि 2 2 हो गया। अब 2 यानी कि दोनों के 2 पेयर बन रहे हैं, 5 और 2 के 2 पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम शून्यों की संख्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि 5 और 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर शून्यों की संख्या हो जाएगी 2, ठीक है। क्योंकि 5 और 2 के मल्टीप्लाई से ही शून्य बनता है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है। यहाँ पर 5 हो गया 2 और 2 हो गया 4। तो हमें पेयर कितने मिल रहे हैं? पेयर हमें मिल रहे हैं 2, क्योंकि 2 5 है तो 2 5 सिर्फ 2 ही 2 के साथ पेयर बना सकता है, तो 2 2 के साथ पेयर बना लिया। बाकी 2 जो 2 हैं यह एक्स्ट्रा हैं। तो हमें 2 पेयर जब 5 और 2 का मिला, इसलिए ये दोनों पेयर 2 0 बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या हमें जब बतानी होगी तो हम बताएंगे 2। चलिए अब थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 50 25, 25 5 125, और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, यानी कि 5 3 हो गए और 2 2 हो गए। तो यहाँ कितने पेयर बन रहे हैं 5 और 2 के? तो आप कहिएगा 2 पेयर बन रहे हैं, क्योंकि 2 ही 2 हैं जो कि 2 5 के साथ पेयर बनाएंगे, और 1 5 हो गया एक्स्ट्रा। तो हमारे 5 और 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, यानी कि शून्यों की संख्या यहाँ पर बनेगी 2। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। अब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 15, 20, 17, 95 और 60 को मल्टीप्लाई करने से गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हम इसे देख लेते हैं। 15 का पहले हम गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 3 हो जाएगा। फिर 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5। फिर हम 17 का गुणनखंड करेंगे तो हमें इसमें कोई भी 5 और 2 नहीं मिल रहा है। 17 ऐसे भी अभाज्य संख्या है, तो हम 17 को छोड़ देते हैं। 95 में हमें 5 मिल सकता है, तो 5 गुणे 19, 19 5 95, हम ये कर दिए। और 60 को गुणनखंड कर देते हैं तो हो जाता है 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 5, यानी 5 3 15, 15 दूनी के 30, 30 दूनी के 60। अब हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ देख लेंगे कि कितनी संख्याएं 5 की हैं। तो 5 की संख्याएं हैं 1 2 3 4, यानी 5 है 4 टाइम्स। अब 2 को देख लेते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 2 भी है 4 टाइम्स, यानी कि 5 और 2 के 4 पेयर बन जा रहे हैं, दोनों 4 4 अवेलेबल हैं। तो यानी कि 0 की संख्या जो होगी, शून्यों की संख्या जो होगी, यह होगी 4। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 60, 70, 20, 30 और 50 इनको मल्टीप्लाई करके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या प्राप्त करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका देख लेते हैं, सबका गुणनखंड करेंगे। तो 60 का गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 2 गुणे 6, यानी 5 दूनी के 10, 6 के 60। दूसरा कर देते हैं 5 गुणे 2 गुणे 7। तीसरी संख्या 20 का गुणनखंड कर देते हैं तो हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 2। फिर इसके बाद कर देते हैं 30 का गुणनखंड तो हो जाएगा 2, या फिर लिख देते हैं 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 और गुणे 3। और इसके बाद कर देते हैं 50 का गुणनखंड तो हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 2। और हम ये दो जो 6 लिखे हैं, इस 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2।
इसको हम काट के 3 गुणे 2 कर देते हैं, क्योंकि 2 की संख्या हमें प्राप्त करनी है। तो पहले 5 की संख्या गिन लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6। 5 की संख्या हो गई 6। 2 की संख्या देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 की संख्या हो गई 7। हमें अब पेयर देखना है कितने पेयर बन रहे हैं। तो 5 की संख्या है 6, 2 की संख्या है 7, तो पॉसिबल पेयर कितने बन सकते हैं? 6 बन सकते हैं, क्योंकि मिनिमम जो संख्या है 5 की है 6। तो हमें 6 पेयर मिल रहे हैं 5 और 2 के। तो हमारा शून्यों का संख्या जो होगा, शून्यों की संख्या जो होगी यह 6 हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसको बनाने का एक और नियम देख लेते हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट नियम है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंपल सा दिख रहा है, सबके आगे 0 लगा हुआ है। तो यहाँ पर 10 कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 10 कॉमन हो जा रहा है और ब्रैकेट में कर देते हैं 6 × 7 × 2 × 3 × 5। और जो 10 कॉमन हो रहा है ये सब में कॉमन हो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5, 10 के पावर 5 करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, प्लस तो है नहीं। तो 10 के पावर 5 हमारा कॉमन हो गया, बाकी ये 6 7 2 3 5 किनारे हो गए। तो 10 के पावर 5 होने का मतलब कितनी शून्य? 10 के पावर 5 का मतलब 5 शून्य ये हो गए, और यहाँ 5 और 2 का एक पेयर मिल रहा है, तो ये एक शून्य और हो गया। तो 5 + 1 यानी कि 6 शून्य हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ 0 6 टाइम्स हो जाएंगे। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सेम तरीके से बनेगा, सब में से हमें 10 कॉमन ले लेना है। तो 10 को कॉमन ले लिए, और 10 के पावर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 10 बाहर निकल रहा है, तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। ब्रैकेट में चला जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 5 6। देखिए अब यहाँ अंदर 5 और 2 के एक पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ पर एक पेयर बनने का मतलब एक शून्य बनेगा, और 6 शून्य पहले से हैं। 10 के पावर 6 का मतलब 6 शून्य, तो 6 शून्य ये और एक शून्य ये, यानी 7 शून्य बनेंगे टोटल। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पावर दिया गया है और हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ दिया गया है बेस में 5 और 2, और पावर में है 1 के 333 और 1 के पावर में है 666। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे पॉसिबल पेयर कितने बनेंगे 2 और 5 के। तो पॉसिबल पेयर बनेंगे 333, क्योंकि 2 के पावर 333 है, यानी कि 2 की संख्या 333 है। 2 × 2 × 2 333 बार हुआ है, और 5 का 6 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 666 बार मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 5 × 5 × 5 × ऐसे करके 666 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो हमें पॉसिबल पेयर मिलेंगे 333, क्योंकि 2 की संख्या है 333, तो ये 333 5 के साथ पेयर बना पाएगा। तो शून्यों की संख्या 333 हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है 10 के पावर 15, 18 के पावर 18, 50 के पावर 16, और इनको मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि 20 का गुणनखंड निकालेंगे। तो यह हो जाएगा 5 × 2 × 2, और इस सब के पावर में कर देंगे 15। ठीक है, मल्टीप्लाई 18 का गुणनखंड कर देंगे, तो 9 × 2 कर देते हैं, क्योंकि 9 में तो हमें 2 और 5 तो मिल नहीं रहा, तो 9 को ज्यों का त्यों कर देते हैं। 3 × 3 नहीं करेंगे इसे, इसके पावर में हो जाएगा 18। ठीक है, और 50 को लिख सकते हैं 5 × 5 यानी 50 25, और × 2 इसके पावर हो जाएगा 16। अब देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई है, तो ये पावर जो 15 दिया गया है इसको सबके ऊपर रखा जाएगा। जब ब्रैकेट से बाहर सारे अंक निकलेंगे तो सबके ऊपर 15 हो जाएगा, यानी कि 5 के ऊपर भी 15, 2 के ऊपर भी 15, इस 2 के ऊपर भी 15, ऐसे ही 9 के ऊपर 18, इस 2 के ऊपर 18, और इस 5 के ऊपर 16, इस 5 के ऊपर 16, और 2 के ऊपर भी 16,
यानी कि सारा पावर सबके ऊपर लग जाएगा। तो हम यहाँ शॉर्ट तरीके से बना देते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे। यहाँ 5 के पावर 15 हो गया, यानी 5 का मल्टीप्लाई 15 बार, 5 का 5 में मल्टीप्लाई 15 बार। ऐसे ही इस 5 और इस 5 के ऊपर 16 का पावर लग जाएगा, तो ये 16 और ये 16 जुड़ जाएगा, और ये 15, यानी 16, 16 और 15 जोड़ देंगे। 16 + 16 + 15 जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 × 5 = 11, 11 × 6 = 17, 1 1 2 3 1 4 47, यानी 5 की संख्या 47 टाइम्स होगी। 5 की संख्या 47 टाइम्स होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं 2 की संख्या कितनी बार होगी। तो यहाँ पर 15 का जो है पावर, इसे इस दोनों 2 के ऊपर रखेंगे तो 15 15 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और इस 2 के ऊपर ये 18 आएगा तो हो जाएगा +30 + 18, और इस 2 के ऊपर ये 16 आ जाएगा तो +16 = अब तीनों को जोड़ देंगे तो 8 6 14, कैरी लिए 1, 1 2 3 2 5 1 6, यानी 64, यानी कि हो गया 2 का संख्या हो गया 64। अब हम 2 और 5 के पेयर देखेंगे कितने बन रहे हैं। तो 47 है 5 और 64 है 2, तो पॉसिबल पेयर बनेंगे 47, जो कम वाला है वही पेयर बनाएगा। तो 47 हमारा शून्य बनेगा, क्योंकि 47 पेयर बन रहे हैं 5 और 2 के, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 47 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फैक्टोरियल 100 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। यानी कि फैक्टोरियल 100 जो है, इसका मतलब होता है 1 से लेकर 100 तक का मल्टीप्लाई, यानी 1 × 2 × 3 × 4, ऐसे करते करते 100 तक मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे, तो इसे बोलते हैं फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 एक ऐसे भी लिखा जाता है, और फैक्टोरियल 100 को ऐसे भी लिखते हैं, 100 लिखकर नीचे i को उल्टा कर देते हैं, तो यह फैक्टोरियल 100 कहलाता है। तो देखते हैं यह कैसे बनेगा। देखिए इसमें करना क्या है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 का 3 में, ऐसे करते करते जब 100 तक जा रहा है तो हमें निकालना है 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 2 की संख्या ज़्यादा होगी, 1 से 100 तक के मल्टीप्लाई में 2 की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 में भी 2 है, इसके बाद जो 4 आएगा ये भी 2 + 2 × 2 हो जाएगा, 6 आएगा तो 3 × 2 हो जाएगा, 8 आएगा तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, यानी 2 की संख्या ज़्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी। तो हम 5 को देखेंगे कि कितने 5 हैं 1 से 100 तक के मल्टीप्लाई में। तो हमें इसके लिए सिंपल सा नियम लागू करना है, सिंपल सा नियम अप्लाई करना है। 100 में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, और हम देखेंगे कितने टाइम्स में यह कट रहा है, या इससे इसके नज़दीक की संख्या इससे छोटी इसके नज़दीक की संख्या मिल रही है। तो 5 से 20 बार में यह कट जा रहा है। फिर 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, यह पूरा पूरा कट गया। तो यह 20 और 4 इतने ही हमें 5 मिलेंगे 1 से 100 तक के मल्टीप्लाई में, यानी कि 20 और 4 मिलाकर हो जाएंगे 24। 24 5 मिलेंगे हमें 1 से 100 तक के मल्टीप्लाई में, और जब भी 2 की संख्या होगी 24 से कहीं ज़्यादा ही होगी, तो हमें पॉसिबल पेयर 24 मिलेंगे 2 और 5 के, यानी कि शून्यों की संख्या 24 हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर फैक्टोरियल 180, यही फैक्टोरियल का सिंबल मैं बता रहा था आपको। फैक्टोरियल ऑफ 180 जो है, इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल सेम नियम लगाना है, 180 बटे में कर देंगे 5, 5 तिहाई 15, 5 छके 30, 36 बार में कट जाएगा। फिर 36 में 5 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 7 35, क्योंकि 36 पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो हमें उससे नज़दीक और उससे नीचे की संख्या तक पहुंचना है। तो 5 7 35, 7 बार में यह गया। अब 7 में फिर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, यानी कि 36 7 और 1, यह हमारा 5 का संख्या हो जाएगा। नंबर ऑफ 5 यही होंगे। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 7 1 8, 8 6 14, कैरी हुआ 1, 3 1 4, यानी 44। 44 बार 0 आएगा, यही हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4
मल्टीप्लाई करते हुए 1000 तक जाना है और इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यानी इसका अर्थ हो जाता है 1000 का फैक्टोरियल, यानी कि 1000 का ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल। ये हमें निकालना है। तो हमें करना ज़्यादा कुछ नहीं है, 1000 में डिवाइड कर देना है 5 का, 5 दूनी 10, 200 हो गया। 200 में फिर से करेंगे 5 का डिवाइड तो हो जाएगा 5 चौकी 20, 40। 40 में फिर 5 से डिवाइड, 5 आठे 40 और 8 में फिर से 5 का डिवाइड, यानी 5 से एक बार में होगा। तो इन तीनों को और इस एक को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48 एक 49, 249 हमारा आंसर हो जाएगा 249, यानी 249 जीरो आएगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और ऐसे ही करते करते 200 तक जाना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो आप एक चीज़ देखिए, इन सब में 2 कॉमन है, ठीक है। अगर हम 2 को बाहर निकाल देते हैं और कितने टाइम्स हैं ये 2, 4, 6, 8 अगर करते हुए ये 2 का मल्टीप्लाई हम करते हुए जाएंगे तो 200 तक अगर पहुंचते हैं तो 100 टाइम्स या 2, 4, 6, 8 करते हुए जा रहा है, यानी कि 2 के पावर 100 कर देंगे, यह हमारा कॉमन निकल गया। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 जो है यह 100 बार मल्टीप्लाई बाहर आ गया। अब बचेगा क्या अंदर, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करते करते 100 तक हमारा मल्टीप्लाई बच गया अंदर में, ठीक है। अब हमें देखना है कि इस 100 तक में 5 की संख्या क्या होगी। तो हम इसे फैक्टोरियल 100 भी बोल सकते हैं क्योंकि 1 से लेकर 100 तक की मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर हम कर देंगे, देखिए 2 के पावर 100 है तो ऑब्वियस ही बात है कि 2 की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी 5 से। तो हम सिर्फ 5 की संख्या निकाल लेंगे, हमें पेयर का पता चल जाएगा कि पॉसिबल पेयर कितने बन रहे हैं। तो 1 से 100 तक में हम 5 की संख्या निकालेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 बटे में 5 कर देते हैं, आ जाएगा 20। 20 बटे में 5 कर देंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि 20 + 4 बराबर 24। 24 जीरो आएंगे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 20, 21, 22 ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए 140 तक पहुंचेंगे तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी चीज़ हमें ध्यान देना होगा। यहाँ पर 20 से जब 140 तक मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम 1 से लेकर 140 तक की मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके बाद 1 से लेकर 19 तक की मल्टीप्लाई को क्या करेंगे, इसमें से काट देंगे। तो हमारा 19 तक का जब कटेगा तो 20 से लेकर 140 तक का बच जाएगा, तो उसी से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1 से लेकर 140 यानी कि 140 के फैक्टोरियल में कितने 5 आएंगे। तो 140 में 5 का डिवाइड कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 वाटे 40। 28 में फिर 5 का करेंगे तो 5 पचे 25, यानी 5 का 5 बार, और 5 में फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 बार में चला जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 1 6 और 8 से 14 और ये 34 आ गया हमारा 1 से लेकर 140 तक का। 1 से 140 तक का आ गया 34, हम इसे लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, 1 से 19 तक का निकालना है फैक्टोरियल। तो हम 19 को ऊपर रख के 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 तिहाई 15 और 3 में 5 का डिवाइड होगा नहीं, तो यही 3 जो 5 है यह 1 से 19 तक के बीच में आएगा। और इसी 3 को हम 34 में से निकाल देते हैं। तो 34 में से 3 को माइनस जब करेंगे तो हो जाएगा 31। यही 31 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि शून्यों की संख्या 31 होगी। यही हमारा सही आंसर है। तो इसी के साथ आज का यह नंबर सिस्टम का वीडियो समाप्त होता है और इसके आगे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। तो ये आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन दिया गया है, आपको सॉल्व करने के लिए इसे सॉल्व कीजिएगा और आपका जो आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करेंगे और मैं चेक करके अगर आपका आंसर सही होगा तो लाइक भी किया जाएगा और आपके आंसर के अकॉर्डिंग रिप्लाई भी किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, इसे सॉल्व करना है आपको। एंड ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यह भी आपको सॉल्व करना है। ये तीनों क्वेश्चन अभी पढ़ाए गए टॉपिक से दिया गया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे।
तो इसी के साथ आज का यह नंबर सिस्टम का वीडियो समाप्त हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।